जी तीसरे स्टेप पर हम पहुंचे हुए थे। तीसरा स्टेप था हमारा बिजनेस एंटिटी ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की बिजनेस एंटिटी को चेक करना। गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का ये पॉइंट है। होता क्या है इसमें कि आपने ये चेक करना है, आया कि जिसका मैं टैक्स काट रहा हूँ, डिडक्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका करने जा रहा हूँ, वो कंपनी की क्या नोयत है। वो एओपी है, वो सोल है, वो पीवीटी है। अच्छा, सबके लिए अलग अलग है। एक ही काम है, वो पीवीटी कर रही है, उसका टैक्स रेट हो रहा है। एक काम, वही सर्विस या वही प्रोडक्ट मैंने कंपनी से ली है, उसका टैक्स रेट और काटना पड़ेगा। सोल से ली है उसका, सोल और एओपी दोनों के रेट एक ही हैं। जबकि पीवीटी एलटीडी, इसको कॉर्पोरेट टैक्स पेयर कहा जाता है, उनके अलग हैं। तो दो दो बन गए हिस्से, यानी कि कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये देखना है कि पीवीटी है वो क्या है। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ कि चलें जी देखें, सेक्शन 153 उसमें ये लिखा है कि अगर आप इन केस ऑफ कंपनी फाइलर और नॉन फाइलर, जो अभी हमने देखा था, फाइलर होगा रेट और कंपनी का, नॉन फाइलर कंपनी है, नॉन एक्टिव है तो और। इसी तरह अगर द द केस ऑफ अदर नॉन कंपनीज टैक्स पेयर, फाइलर के लिए अलग, यानी कि एओपी और सोल के लिए अलग होगी, दोनों में अलग अलग है। और यहाँ भी देखें कि अगर यहाँ कंपनियों के लिए अलग है और एओपी और सोल के लिए रेट अलग है, तो हमें ये लाजमी स्टेप कंसीडर करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा कि ये देखा जाए कि जिसका मैं टैक्स काट रहा हूँ वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है। और फाइलर नॉन फाइलर तो देख लिया, और रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको आसान ना लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटिटी को क्या है इसमें, इसमें ये है कि एफटीआर की जानिब से सेक्शन 153 में सिर्फ 3 किस्म के ही कारोबार बताए गए हैं। आप जो सा मर्जी कारोबार कर रहे हैं, एफबीआर वालों ने तमाम कारोबारों को सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला, या तो आप प्रोडक्ट के सप्लायर हैं, प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। नंबर 2, या फिर आप सर्विसेज में कारोबार कर रहे हैं, सर्विसेज देते हैं लोगों को। नंबर 3, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों को मिला के कोई मजमुआ बना के दे रहे हैं। जैसे सड़क है, जैसे मकान है, मकान का कॉन्ट्रैक्ट ठेका हो जाए कि ईंटें भी मैं लगाऊंगा और सर्विसेज भी मेरी हैं, दोनों को मिला के। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान एफटीआर ये कहता है कि सिर्फ आप 3 किस्म के काम कर रहे हैं, तो लिहाजा जब आप पेमेंट करें किसी को, तो इन तीनों में से किसी एक को एक जगह पर फॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूँ किसी टाइप की, अगर मैं पीवीटी हूँ, तो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन कर लिया कि मेरी जो ऑपरेशन है वो इन तीनों में से क्या करता है। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं प्रोडक्ट प्रोवाइडर हूँ यानी सप्लायर हूँ, या मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो इन तीनों में से किसी एक का फैसला करना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 में, क्योंकि तीनों के टैक्स रेट अलग 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 है। प्रोडक्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं, अब टैक्स काटने जा रहे हैं, तो टैक्स रेट अलग। और अगर आप सर्विसेज के अगेंस्ट उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका टैक्स रेट अलग। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो अब आप टैक्स काटने जा रहे हैं, तो उसके रेट्स अलग। तो रेट में जो है वेरिएशन है, लेकिन ऑपरेशन पहले देखना पड़ेगा इन 3 ऑपरेशन में से किसी एक में कैसे फॉल करता है। 5वां स्टेप, व्हाट इज टैक्स पेयर रेजिम। आपने ये देखना है कि जिसका मैं टैक्स काट रहा हूँ उसकी रिजीम क्या है, वो एफटीआर में है या पीटीआर में है या एनटीआर में है। जैसे कि आपको दो मेजर बताई थी रिजीम्स, एक एफटीआर और एक पीटीआर, सॉरी पीटीआर और दूसरी एनटीआर। नॉर्मल टैक्स रजीम में है कि एफटीआर में है,
ये आपने पता लगवाना है पहले, फिर आगे चलते हैं। डिसाइड द WHT पेमेंट नेचर। ये जो अभी टैक्स पेयर की रजीम के बारे में मैं बताया, इसके बारे में अभी कंफ्यूज ना हो। ये जब चालान जनरेट करेंगे ना हम, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि उसकी रजीम का क्या अमल दखल है। अच्छा, ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा, आपको पढ़ने से पता चलेगा। सेक्शन 5, 6, 7 का मुताला करेंगे तो सेपरेट चार्ज रजीम, और सेक्शन 169 का मुताला करेंगे तो FTR रजीम। उसमें जो आमदन है, हो सकता है सेक्शन 100, आप किसी का टैक्स काट रहे हैं, हो सकता है वो सेक्शन 169 में फॉल करता हो, तो वो फिर FTR में आ जाएगा। ठीक है, आपको रजीम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, डिसाइड द WHT पेमेंट नेचर। ये अब चलान पर आ जाते हैं। चलें जी, अब चलान पर आते हैं। छठा स्टेप चलान से स्टार्ट होता है। ये नेचर है, सिलेक्ट द पेमेंट नेचर। अब यहाँ से आ जाती है। चलें, सबका करके देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम बनाते हैं एडमिटेड टैक्स। चलें, एडमिट टैक्स क्यों बनाया जाता है ये अभी मैंने बताया था आपको। चलें जी, ये तो खत्म हो गया, मैं नया बना लेते हैं। यहाँ से जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, अंदर से पता चलेगा सेल टैक्स का करना है। अच्छा जी, ये उसका एनटीएम कंपनी का। जी, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। स्टेटस है प्रिपेयर का। एडमिट टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? यानी कि हम खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने पूरा साल में 90,000 टैक्स भरा था, हमारा कट चुका है, हमारे पास चालान मौजूद हैं, और 1 लाख रुपया मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। दोनों का फर्क फर्क करें 10,000 है, तो मैं खुद एडमिट करता हूँ कि मैंने 10,000 देना है। ठीक है, अब ये मेरा एडमिट टैक्स है। मैं 10,000 का फर्क है अगर, तो मैं ऐसे पे करूँगा। सिर्फ एक जगह रकम लिखी और ये दूसरी जगह। यहाँ पर स्टार लगा हुआ है कि मोबाइल नंबर अपना लाजमी दें, तो वैसे ना भी दें तो वो कुछ कहता नहीं। अच्छा, टैक्स ईयर वो कह रहा सेलेक्ट कर लें, याद से आपने किया नहीं हुआ। अब वो आपको पैगाम दे रहा है, प्लीज सेलेक्ट ए वैलिड पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन देख लेते हैं। ये है पेमेंट सेक्शन। ये एडमिटेड टैक्स है, नॉर्मल हमें यही लगता है, 137 वाला। ये कह रहा है कि अपना चालान निकालने से पहले इसको दोबारा देख लें, बाद में मॉडिफाई नहीं होगा। हम कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है अपना शहर सेलेक्ट करें, मैं लाहौर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक निशान आता है PSID नंबर 2513 29 17, आपके सामने आ रहा है क्या? ये है पेमेंट स्लिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, ये मैं प्रिंट कर लिया, ये चालान बन गया। अब ये चालान आपके सामने है।
अब इसको प्रिंट करके ले जाएं एनबीपी या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये करेंगे कि वो जस्ट आपका देखेंगे और इस पर ये जो पीएसआईडी नंबर है जस्ट इसको एंटर करेंगे अपने सिस्टम में, और ये जो बना हुआ है चालान जो आपके सिस्टम में पूज है ये उनके सिस्टम में चला जाएगा और वहां से प्रिंट आ जाएगा, यानी ये शेयर ये वहां शेयर हो जाता है। वो आपका जो प्रिंट करके लेके गए हैं उसके ऊपर स्टैंप नहीं करते, वो अपने पास से प्रिंट निकालते हैं और वो सिर्फ इस नंबर को एंटर करते हैं और वहां से उनका प्रिंट आ जाता है ये वाला, यानी कि ये नंबर उधर भी शेयर हो चुका है एनबीपी के पास उसके सिस्टम में। ठीक है, तो आप ये जमा करवा देंगे, काम खत्म। दोबारा आते हैं दूसरी तरह का, ई कॉमर्स में आके इनकम टैक्स का बना रहे थे चलान। चलें जी, दोबारा नया चलान बनाना सिखाता हूँ मैं आपको कोई और तरह का। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है कौन सा एडमिटेड, मैंने बता दिया आपको, एडवांस बनाते हैं। एडवांस टैक्स है ये, आपको आर्टिकल में प्रैक्टिकल में मिलेगा, आगे जाएंगे। एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स ये है कि जनाब वो कहते हैं कि आप डेली बेसिस पर भी टैक्स कटवा रहे हैं, इसके अलावा एक और तरह आप करें कि 3-3 महीने बाद आपने पिछले साल, फर्ज करें पिछले साल की रिटर्न गई, 1 करोड़ की सेल हुई और 1,000 रुपया टैक्स आपने दिया, पिछले साल की रिटर्न ये कह रही है आपकी। वो कहता है जो पिछले साल की रिटर्न की जो सेल थी और पिछले साल का टैक्स पे किया था, दोनों की रेशो निकाल जी, 1 और 100, यानी कि सेल का टैक्स के साथ जो आपस में रेशो है वो है 100, यानी कि टैक्स सेल का 100वां हिस्सा है। ठीक है, मान लिया। वो कहता इन अगला साल आ गया 2018, 19, 20 व्हाट्सएवर, अब अगले साल में एंटर होते ही 3 महीने बाद आपने ये चेक करना है, चेक क्या करना है, पिछले साल जो सेल हुई थी और पिछले साल का जो टैक्स पे किया था, उन दोनों को तनासब से इसी इन 3 महीने में जो सेल हुई है, फर्ज करें वो 1 लाख ही हुई है, तो वो कह रहा है कि पिछले साल का आपस में 1 और 100 की रेशो से टैक्स पे हुआ है, इन 3 महीनों में भी जितनी सेल हुई है उसके मुताबिक जो तनासब बनता है वो टैक्स एडवांस में जमा करवा दें। तो आमतौर पर आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही कम हम जमा करवाते हैं, ये तो पता भी नहीं लोगों को। जी, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। असल में होता यूं है कि हमारा डेली बेसिस के ऊपर टैक्स कट रहा होता है, डेली। तो जब हम डेली बेसिस पर कटता है तो 3 महीने पूरे हो जाते हैं, फर्ज करें हमारा पिछले साल की रेशो के मुताबिक 1,50,000 टैक्स बनता है एडवांस में, 3 महीनों का सेल के हवाले से तनासब अगर देखा जाए पिछले साल का। तो जब हम अपनी विद होल्डिंग डिडक्ट देखते हैं तो हमारा कितना लोगों ने काट लिया कंपनी ने, और वो काट लिया अगर 2 लाख, तो फिर हम एडवांस टैक्स क्यों जमा करवाएंगे? क्योंकि हमारा तो इन एडवांस एडवांस टैक्स से ज्यादा टैक्स चला गया। जो लोगों ने हमें पैसे दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके ऊपर जो टैक्सेस काट रहे हैं, काट के हमें चलान भी दे रहे हैं, उन सबको मैं जमा करता हूँ, तो मेरा एडवांस टैक्स की फिगर से ज्यादा हो जाता है, जो वैसे मैंने फार्मूला लगा के बनाना था और टैक्स अदा करना था। हाँ, ऐसा है कि अगर आपको एग्जाम्प्ट हैं, अगर आप एफटीआर में हैं और आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं और कोई बंदा आपका टैक्स काट नहीं रहा, ठीक है जी, तो फिर इस सूरत में आपका एडवांस टैक्स हो सकता है, या वैसे कोई एग्जाम्पशन है। एडवांस टैक्स की भी किस्में हैं, वो आपके कारोबार के नेचर के हवाले से। चलें, फर्ज करें हमारा 10,000 रुपया टैक्स बनता है एडवांस, फर्ज ये कर लेते हैं 2 लाख रुपया टैक्स बनता था एडवांस 3 महीनों का सेल के हवाले से, पिछले साल का टैक्स तनासब निकाला, तो अब बना 2 लाख। उसमें हम देखते हैं कि 1,90,000 तो हमारा डेली बेसिस पर कट गया, तो 10,000 का फर्क है, वो 10,000 हम जमा करवाने लगे, तो फिर हमारा एडवांस टैक्स पूरा आ जाएगा, मजीद नहीं हमें कुछ जमा करवाना पड़ेगा। सेम इसी तरह कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो वो कह रहा है कि अपना चलान अच्छे तरीके से देख लें, बाद में मंड नहीं होना। मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो बन जाएगा, ठीक है।
चलें फिर वापस आते हैं दोबारा। फिर मैं टैक्स ईयर सेलेक्ट करता हूँ जी। अब सीवीटी है। सीवीटी का यहाँ पर सुनिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स कहा जाता है। सीवीटी होता क्या है? एक सीजीटी होता है, उसको उसके साथ मिलाना नहीं है। वो कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स की शाख है, इनकम टैक्स ही होता है। ये सीवीटी ये नहीं है, ये प्रोविंशियल होता है। ये पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के पी के लेगा। सीवीटी आमतौर पर जब रजिस्ट्री करवाते हैं ना आप अपने प्लाट की, मकान की, परचेजर बन के, तो उसमें सीवीटी आमतौर पर 2% होता है। जैसे 3% अगर रजिस्ट्री की स्टाम्प पेपर लगे हुए हैं और 2% आपको, उससे थोड़ा सा कम, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, रेट है, वो प्रोसीजर ला है, वो हर साल बदल सकता है। तो सीवीटी जब रजिस्ट्री करवाते हैं, या गाड़ियों के ऊपर भी बाज़ पे करना पड़ता है, व्हीकल्स के ऊपर, लग्जरी गाड़ियों पर, और आम तौर पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है सीवीटी। ठीक है। ये जब आप प्लाट खरीदेंगे तो उस वक्त प्रॉपर्टी डीलर या व्हाट्सएवर जो बंदा रेलिवेंट है, वो आपको कहेगा सीवीटी भी जमा करवाना है 2% ना। ठीक है। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स 1% होता है किसी सूबे में, जैसे पंजाब में, तो रजिस्ट्री कराते वक्त जो टैक्सेस जमा करवाए जाते हैं उनमें एक सीवीटी भी होता है। उसमें एक रजिस्ट्रेशन के पैसे होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जिसको कहा जाता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सीवीटी होता है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ठीक है। तो वो पंजाब बैंक में या सिंध बैंक में या व्हाट्सएवर कॉर्पोरेशन टैक्स वहाँ जमा करवाया जाता है, जबकि सीवीटी नेशनल बैंक में। तो लिहाजा ये भी एफडीआर मजाज है। सेम इसी तरह जैसे हमने किया था। मैं यहाँ से सीवीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आगे वो जो परचेजर है, जैसे मैंने बताया कि आप कोई प्लाट परचेज करते हैं, ठीक है, इसमें सेलर के भी आपने पार्टिकुलर डाल दें कि भाई किसने बेचा मुझे और किसने खरीदा, इस तरह की चीज़ें, कि बिल्डिंग है, प्लाट है, क्या चीज़ है, लैंड कितनी है, तो वो फिर आप करेंगे। तो ये फिर वो क्रिएट उसी तरह क्रिएट करना है। यहाँ पर रकम लिख देंगे एक जगह और यहाँ पर लिख देंगे दूसरी जगह। ठीक है। परसेंटेज ये 2 आ रही है सीवीटी, जैसे मैंने बताई थी आपको। प्रिवेंस सेलेक्ट करेंगे, वो उस प्रिवेंस का बता देगा कि जनाब कितना सीवीटी आपने पे करना है। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह या लग्जरी गाड़ियाँ वगैरह उस हवाले से आपको कहा जाएगा। चलें दोबारा और देखते हैं आगे आके। डिमांडेड टैक्स, ये डिमांडेड टैक्स है। देखें, जब आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपका असेसमेंट भी हो सकती है, आपका ऑडिट भी हो सकता है। असेसमेंट कब तक हो सकती है, ये आपको पता ही है। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको क्लिक करके सबमिट कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 30 जून को। उसके बाद 6 महीने तक फिर वो आपका असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट में 3 चीज़ें, कि टैक्सेबल इनकम आपकी दुरुस्त है, और टैक्स जो बना था वो क्या दुरुस्त आपने लिखा है, और फंड की अमाउंट जो क्लेम कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है। तीनों चीज़ों को वेरीफाई करना, ये असेसमेंट कहलाता है। असेसमेंट में अगर वो देखते हैं, अगर आप कुछ चीज़ें आपकी उनको ठीक नहीं लगती, डॉक्यूमेंट आपने जाली दिए हैं, फिगर ठीक नहीं है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उन्हें, तो फिर वो मॉडिफाई कर देते हैं अपनी असेसमेंट को, और फिर वो टैक्स को बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे कंप्लाइंसेस आपने नहीं की हुई, तो लिहाजा आपका तो टैक्स ज़्यादा बनता है। तो हमारी तरफ से डिमांड है कि 10,000 या 20,000 का टैक्स और जमा करवाएं। तो लिहाजा जब वो खत डालें आपको और कहें कि आपकी असेसमेंट को मॉडिफाई कर दिया गया है, लिहाजा डिमांड है हमारी तरफ से इतने पैसों की, तो फिर आप डिमांडेड टैक्स करें। उनकी तरफ से कोई भी डिमांड आ जाए तो आप ऐसे ही करेंगे। और डिमांडेड में फाइन और पेनल्टी वगैरह भी हो सकती है। मिसलेनियस पर आ जाए। मिसलेनियस में क्या है कि जैसे आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना है, उसकी 500 रुपया आपने फीस जमा करवानी है एनपीआर को, तो फिर आप मिसलेनियस के हेड में जाके 500 रुपये का चलान जनरेट कर लेंगे यहाँ से, और उसको क्रिएट करके एनबीपी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दोनों किस्म की बैंकों में आप जमा करवा सकते हैं, डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में। आते हैं जी हमारा जो मुद्दा है, इन दोनों को भी पढ़ते हैं। असल में तो इन दोनों का काम है, बाकी तो ये वैसे ही है। WPPF पर आते हैं। WPPF पर देखें जी, WPPF और WWF पीवीटी एलटीडी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर के लिए दोनों चीज़ें बनाई हैं।
जैसे सोशल सिक्योरिटी और EOBI हैं, वो सबके लिए हैं। जहाँ पर 5 बंदे काम करते हैं जिस जगह पर, आपको वहाँ पर EOBI और सोशल सिक्योरिटी में उसको रजिस्टर करवाना होता है, 5 बंदे। अब आते हैं, ये तो सबके लिए था, अब आते हैं WPP पर, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और वर्कर वेलफेयर फंड। दो तरह के फंड हैं। होता यूं है कि दो, एक एक्ट है, एक ऑर्डिनेंस है। WF पर आते हैं, WWF पर। ये है WWF ऑर्डिनेंस 1971, उसका सेक्शन नंबर 4, उसके तहत भी पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। होता यूं है कि अगर आपकी कंपनी में 50 से कम 49 लोग काम कर रहे हैं, 49, और आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि फैक्ट्री है, वहां पर काम करते हैं मजदूर, ठीक है जी, आम ऑफिस वगैरह की बात नहीं हो रही, फैक्ट्री की बात हो रही, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात हो रही है, और वहां पर WWF के तहत आपको 2% अपने मुनाफे का, नेट प्रॉफिट का 2% और देना है। ये भी इनकम टैक्स की शाख है। लाहौर हाई कोर्ट कहती है ये फीस है, ये टैक्स नहीं है, जबकि सिंध हाई कोर्ट कहती है नहीं, ये टैक्स ही है। तो इनकी अपनी तशरीहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी FBR पर ही है। ठीक है, WWF ये फिर स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, ये अस्पताल जो हैं उसमें मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन है। तो ये फिर एक इकट्ठा फंड में डाल देते हैं उसे। तो ये WWF PVT कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट का 2% देना है। आते हैं वहां से, अब जब देने लगेंगे नेट प्रॉफिट का, तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, WWF को, कि जी मेरी PVT कंपनी है, मैं 31 या 30% टैक्स जो है एनुअल, उसके अलावा 2% और मैं बाय लॉ जमा करवा रहा हूँ। तो अगर 30% फर्ज करें, अब टैक्स का रेट अगर हो गया है, तो दो और जमा कर लें तो 32%, कंपनी 32% में पड़ गई टैक्स में। लेकिन ठहरिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। एक और भी है WPPF, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, और ये WPPF एक्ट फंड 1968 उसके तहत है, उसका सेक्शन नंबर 3 है, उसके तहत नाफिजुल अमल है। और चूंकि ये पहले आया, इसलिए ये ये तमाम वर्ग 50 से ज्यादा जहां काम कर रहे हैं, 50 या 50 से ज्यादा, 49 तक तो WWF है, उसके बाद 50 या 50 से ज्यादा हो जाए फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, तो WPP या फंड भी काटना पड़ता है, वो भी टैक्स की शेप है। ये FTR की जिम्मेदारी है कि वो आपको कलेक्ट करे। तो अब ये 7 हो गया, तो अगर 30% हो कंपनी का टैक्स रेट, तो साथ ये भी ऐड करना है, तो 37% कंपनी को पे आउट करना पड़ता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं अपना असल मुद्दा, WHT इनकम टैक्स विधि। अब ये देखें जी, मैंने आपको एक कहा था कि उसकी रजीम चेक करनी है, कि यार उसका जो मैं टैक्स काट रहा हूँ वो क्या है, एडजस्टेबल है कि वो फिक्स एंड फाइनल है। एडजस्टेबल क्या होता है, एडजस्टेबल गौर से सुनिएगा, कि ये हमें ना मालूम करना पड़ेगा कि उसकी रजीम क्या है। अब अगर उसकी रजीम NTR है तो हम एडजस्टेबल टैक्स कह देंगे उसे, और अगर उसकी रजीम FTR में है, FTR वाले बंदे का टैक्स काट रहे हैं, तो उसको इसमें हम करेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा, आप कंफ्यूज भी बात जगह पर हो जाते हैं कि यार ये इसका काटना एडजस्टेबल में काट रहा हूँ कि मैं फिक्स एंड फाइनल काट रहा हूँ। गौर से बात सुनिए, जो तो हैं, 3 मैंने आपको प्रश्न बताए थे, सप्लायर हैं, या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, या कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो आए सप्लायर पर और कॉन्ट्रैक्टर पर। ठीक है, अगर आप सप्लायर हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप फिक्स एंड फाइनल का टैक्स काटेंगे, आपको कोई रजीम देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने सप्लाईज ली है ना जी, आपने 1 लाख रुपए की मुझसे सप्लाईज ली है, मुझे 1 लाख रुपया पे कर रहे हैं, तो चलान कैसे जनरेट करेंगे, चलान जनरेट करेंगे फिक्स फाइनल वाले में, यहाँ रखते। आप कहेंगे जी फिक्स क्यों, क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 153 में लिखा हुआ है कि सप्लाईज और कॉन्ट्रैक्टर इन दोनों को पेमेंट करें तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो फिक्स एंड फाइनल हो जाएंगी। लेकिन ठहरे, मैंने भी आपको बताया था कि उसकी बिजनेस एंटिटी भी चेक करें। हाँ, बिजनेस एंटिटी देखें, चलें जी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सेक्शन 153(1)(a), ये है सप्लायर। अगर आप सप्लायर हैं तो ये सारे रेट आपको लगेंगे। ठीक है, 153(1)(b) हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी हैं उसके सारे रेट यहाँ लिखे हैं। उसमें रिड्यूस रेट भी हैं और नॉर्मल रेट भी हैं। ट्रांसपोर्टर के लिए रिड्यूस रेट है। 153(1)(c) आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हमारा मुद्दा ये वैसे 3 ही है, आमतौर पर ये 3 इस्तेमाल होते हैं, बाकी सारे FTR या फिक्स ब्लॉक के हैं।
पूरे ये जो 31 पेजेस हैं, ये कहाँ से डाउनलोड किए हैं मैंने उस दिन बताया भी था पिछले पहले आर्टिकल में, पढ़ लें, देख लें, सुन लें। उसमें सामने विद होल्डिंग चार्ट है टैक्स रेट का, उसको डाउनलोड करते हैं। सरकारी चार्ट बनाया, मुरतब किया उन्होंने, उसमें से ये डाउनलोड करके देखता हूँ। और उसमें पेज 11 पर आता हूँ डायरेक्ट सीधा, क्योंकि मुझे पता है कि नॉर्मल सारा बिजनेस सेक्शन 153 के तहत ही रेगुलेट होता है। ठीक है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे सप्लायर हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मैंने अभी बताया सप्लायर हैं और कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपने फिक्स एंड फाइनल आपने मुंतखब करना है। ठीक है जी। अच्छा ये भी देखें, मैंने आपको बताया था कंपनी भी मैटर करती है। कहता है फाइनल टैक्स एक्सेप्ट वेयर पेमेंट रिसीव्ड बाय कंपनी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और सच गुड्स ऑफ सच गुड्स और पब्लिक कंपनी। अच्छा है क्या, वो ये कह रहा है कि जनाब वो ये कह रहा है कि अगर आप पेमेंट करते हैं किसी को और वो कंपनी वो चीज़ को खुद बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो फिर आप फिक्स फाइनल नहीं है, फिर उसका एडजस्टेबल है। अच्छा अगर कोई कंपनी पीवी एलटीडी या स्टॉक चेंज में लिस्टेड है तब भी एडजस्टेबल। यानी कि एक सामान मैं बनाऊं और मैं पीवीटी हूँ या मैं एओपी हूँ, तो मेरा फिक्स एंड फाइनल में चला गया। एक वही सामान अगर मैं खरीदूं स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड कंपनी से, तो उसका टैक्स एडजस्टेबल है। देखें ऑपरेशन से बात बनती है ना, ऑपरेशनल लेवल के ऊपर दोनों के जो टैक्स डिडक्टेड हैं वो सेम नहीं है। अच्छा आ जाते हैं सर्विसेज पर। अगर तो कोई सर्विसेज आप किसी से ले रहे हैं, अब उसका टैक्स काट रहे हैं, तो वो मिनिमम है, वो भी इसमें ही आता है। वक्त के साथ साथ उन्होंने फिक्स एंड मिनिमम इकट्ठा ही कर दिया, पहले ऐसा नहीं होता था। वक्त के साथ साथ टैक्स टैक्स की जो बेस है उसको बड़ी करते करते, बेस तो बड़ी नहीं हुई, लेकिन जिनसे ऑलरेडी ले रहे हैं उनसे सख्त कर दिया। ठीक है जी। तो बेस बढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर अब क्या है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा ये ये वाला। अब आपको उसका सारा पढ़ना पड़ेगा कि ये जनाब, फर्ज करें मैं कंपनी हूँ, मैंने फास्ट मूविंग प्रोडक्ट चिप्स वगैरह बोतलें एफएमसीजी की प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कंपनी हो तो 2%, एओपी हो तो 2.5%। चलें और देख लेते हैं इन केस ऑफ कंपनी। मैं जी सामान खरीदा आपने मुझसे कोई, मैं कंपनी हूँ और मुझे पेमेंट करते हैं 1 लाख की, तो उसमें 4,000 आपने काटना है क्योंकि मैं फाइलर हूँ। ठीक है, और आपने यहाँ से रेट देखा तो 4%। अच्छा आपने यहाँ से पढ़ा और उसमें लिखा है कि अगर मैं उस चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ ना, तो फिर मेरा टैक्स एडजस्टेबल है, आप मेरा फिक्स फाइनल में नहीं काट सकते। लिहाजा अब आपने मेरा 4% काटा। ठीक है जी। 4% काटने के बाद यहाँ पर आपने एडजस्टेबल लिखा कि जनाब अगर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि अगर मेरी कंपनी जो आपको चीज़ें फरोख्त कर रही है और मेरा आप टैक्स काटना चाह रहे हैं और स्टॉक चेंज में लिस्टेड है, तब भी एडजस्टेबल है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को कंसीडर करने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडजस्टेबल है या एवरेज या मिनिमम है। चलें और देखते हैं क्या। मिसाल के तौर पर आप काटना चाह रहे हैं टैक्स एम्प्लॉयज़ का सैलरी के ऊपर, सेक्शन 149 है। देखते हैं वो क्या उसके बारे में, कि एडजस्टेबल है उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए कि नहीं। देखें जी एडजस्टेबल है एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसका टैक्स काट रहे हैं ना, उसकी स्टेटस का हमने मालूम करना है कि एडजस्टेबल है। लिहाजा ये जो स्लैब रेट दिए हैं कि 4 लाख तक उसकी तनख्वाह एग्जाम्प्ट है, 4 से 5 में 2% है, सेम इसी तरह हम उसका टैक्स बना लेंगे और जब उसका माहवार काटेंगे ना, 12 हिस्सों पर तकसीम करेंगे, एक एक महीने का काटना शुरू करेंगे, तो नेचर उसकी रखेंगे नेचर उसकी रखेंगे एडजस्टेबल, ये वाला एडजस्टेबल, नोट ऑफ फिक्स एंड फाइनल। तो ये जब भी किसी का टैक्स काटते हैं ये प्रोब करते हैं, प्रोब करके अच्छे तरीके से। तो पहले देखते हैं कि क्या ये 6 स्टेप हमने पूरे कर दिए हैं। जब 6 स्टेप्स हमारे पूरे हो जाते हैं तो फिर हम वो टैक्स काटने में कामयाब होते हैं, डिडक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन होगा क्या कि आपको विद होल्डिंग एजेंट लाजमी होना पड़ेगा, फिर ही आप ये 6 स्टेप लगा के डेली बेसिस पर
टैक्स डिडक्ट करेंगे और चालान जनरेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। सीवीटी का मुदल्लल किस्म का बयान बाद में आएगा, वो हम सुनेंगे। लिहाजा इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें ये सिर्फ दो ही हैं, और इनको आपने विद होल्डिंग कार्ड जो उन्होंने दिया हुआ है वहाँ से देख देख के आपने देखना है। साथ में देखना ये एडजस्टेबल है कि नहीं, ये किसी कंपनी का काट रहा हूँ। 6 स्टेप पूरे प्रॉपर लगाने हैं, जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस आपने पहले मालूम करना है, ऑपरेशन लेवल पर वो क्या ऑपरेशन करती है कंपनी, क्योंकि एफएमसीजी है तो और रेट हो जाएंगे। ठीक है, सबके लिए एक एक चीज़ को ये 6 के 6 स्टेप आपने कंसीडर करने हैं। फिर उसके बाद आप दुरुस्त तरीके से आप उसका चालान जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। फिर एक और भी बात, अच्छा इसके हवाले से कुछ और भी छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन वो फिर हम नेक्स्ट वाला जो हमारा आर्टिकल होगा उसमें हम कवर अप करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।